मोस्ट वांटेड दाऊद की मौत, राजनीति में पीढ़ी परिवर्तन, 1200 करोड़ की संसद की सुरक्षा में सेंध, मौसम के अलग अलग रंग। नमस्कार, मैं हूं रूपाली बर्वे और आप देख रहे हैं वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ, जिसमें बात करेंगे खास खबरों की अलग अंदाज। मुंबई में 1993 के सिलसिलेवार बम धमाकों के आरोपी और भारत के मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम की मौत की खबरें आ रही है। हालांकि फिलहाल इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा जहर दिए जाने के बाद दाऊद को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यह भी दावा किया जा रहा है कि माफिया डॉन की मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि कराची के जिस अस्पताल में दाऊद को भर्ती कराया गया, वहां सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। वहीं दाऊद के समधी और पूर्व क्रिकेटर जावेद मियादाद को भी नजरबंद किए जाने की खबर है। यह खबर मीडिया में आग की तरह चल रही है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हुई है। हत्या, वसूली, तस्करी, बम विस्फोट और जैसे संगीन अपराधों में शामिल दाऊद को पाकिस्तान ने शरण दी थी। 26 दिसंबर 1955 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के एक गांव में जन्मा दाऊद भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी है। उसके पिता इब्राहिम कासकर मुंबई पुलिस में हेड कांस्टेबल थे, जो चाहते थे कि उनका बच्चा पढ़ लिख कर एक आम हिंदुस्तानी बने। लेकिन दाऊद के इरादे शुरू से ही कुछ और थे। ऐसे में वह पढ़ाई लिखाई छोड़कर गुंडागर्दी में शामिल हो गया। धीरे धीरे अपराध की दुनिया में वह बड़ा नाम बन गया। उसकी गैंग डी कंपनी के नाम से मशहूर हो गई। यदि वाकई दाऊद के मरने की खबर सही है, तो भारत में उसके नेटवर्क की कमर टूटना भी तय है। भारत की राजनीति इन दिनों परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। खासकर भाजपा और कांग्रेस में यह परिवर्तन साफ दिखाई दे रहा है। हाल ही में 3 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री चुनने के मामले में यह बदलाव देखा गया। वहीं कांग्रेस में भी कमलनाथ और दिग्विजय सिंह नेपथ्य में डालकर जीतू पटवारी और उमंग सिंगार जैसे युवा चेहरों को फ्रंट में आने का मौका दिया गया है। कांग्रेस ने तेलंगाना में भी 52 साल के रेवंत रेड्डी को मुख्यमंत्री बनाया है। जहां तक भाजपा का सवाल है, तो भाजपा मुख्यमंत्री पद के चेहरे तय करने के मामले में मीडिया की तमाम अटकलों और अनुमानों को खारिज करते हुए सबको चौंकाया है। शिवराज कैबिनेट में उच्च शिक्षा मंत्री रहे डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाकर अचानक सबको चौंका दिया गया। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि पिछली पंक्ति में बैठे यादव अचानक पहली पंक्ति के नेता बन जाएंगे। शिवराज, प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय जैसे बड़े नाम धरे के धरे रह गए। छत्तीसगढ़ में भी अपेक्षाकृत कम चर्चित नाम सामने आया। राजस्थान में तो भाजपा ने सबसे ज्यादा चौंकाया, जब पहली बार के विधायक भजन लाल शर्मा को ताजपोशी मुख्यमंत्री पद पर दी गई। खास बात तो यह है कि दोनों ही पार्टियों को 3 महीने के बाद लोकसभा चुनाव का सामना करना है। ऐसे में बदलाव कितने कारगर होंगे, यह तो आम चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा। हम कितने चौकन्ने हैं, कितने जागरूक हैं, यह 13 दिसंबर 2023 के दिन नए संसद भवन में घटी घटना ने साबित कर दिया। 13 दिसंबर 2001 की घटना को एक बार फिर से दोहराया गया। हालांकि तब संसद पर आतंकवादियों ने हमला किया था, वहीं इस बार हमारे ही देश के युवा थे। इन्होंने स्मोक कैन जलाकर सदन में फेंक दी। इन युवकों को मकसद कुछ भी रहा हो, लेकिन संसद की सुरक्षा कैसी है, यह घटना इसकी पोल खोलने के लिए काफी है। 1200 करोड़ से ज्यादा की लागत से बनी संसद का हाल ही में लोकार्पण हुआ था। इसे काफी हाईटेक बिल्डिंग बताया जा रहा था। इस सब के बावजूद आखिर ये लोग संसद के भीतर स्मोक कैन लेकर पहुंचे कैसे? संसद के सुरक्षाकर्मी तब क्या कर रहे थे? कल्पना कीजिए, यदि इन युवकों के पास स्मोक कैन के स्थान पर केमिकल बम होते तो संसद परिसर का क्या मंजर होता। विपक्ष लगातार इस मामले में हंगामा कर रहा है और गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहा है। इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड ललित मोहन झा को माना जा रहा है। ललित बच्चों को पढ़ाने का काम करता था। यह कथित मास्टरमाइंड खुद चलकर थाने पहुंचा था और सरेंडर किया था। नीलम नाम की लड़की के ठिकानों पर भी पुलिस की छापेमारी चल रही है और इस मामले में सागर शर्मा, मनोरंजन डी, अमोल शिंदे भी आरोपी हैं। कहा जा रहा है कि संसद में घुसे आरोपियों की आत्मदाह की भी योजना थी। इस पूरे मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि पूरा फोकस आरोपियों पर ही दिखाई दे रहा है, जबकि जिन लोगों की वजह से यह चूक या लापरवाही हुई है, उस पर ज्यादा चर्चा नहीं हो रही है। यदि वे चौकन्ने होते तो शायद स्थिति यहाँ तक पहुँचती ही नहीं। भारत के बड़े हिस्से में सर्दी की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन पूरे देश की बात करें तो मौसम के अलग अलग रंग नजर आ रहे हैं। तमिलनाडु में जारी बारिश के चलते वहां कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात है। वहीं पहाड़ी इलाकों में बर्फ की चादर बिछ गई है। कन्याकुमारी, तिरुनेलवेली, थूथुकुडी और तेनकासी सहित दक्षिण तमिलनाडु के कई हिस्सों में हाल ही के दिनों में मूसलाधार बारिश हुई।
इसके चलते बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए। सड़क और रेल यातायात पर भी इसका असर पड़ा। धान के खेत, सड़कें, रिहायशी इलाके और पुल डूब गए हैं। बारिश और बाढ़ की वजह से सेना, नौसेना और वायुसेना की मदद मांगी गई है। सरकार ने 18 दिसंबर को चारों जिलों में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। हजारों की संख्या में लोग बारिश और बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। दूसरी ओर कश्मीर के गुलमर्ग और बारामूला जिले में 6 इंच बर्फबारी भी हुई। गुलमर्ग में तो बर्फ में फंसे 60 से ज्यादा पर्यटकों को सेना की मदद से बचाया गया। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं बर्फबारी हुई। इसके चलते वहां पर्यटकों की संख्या में भी इजाफा देखने को मिला। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी दिखा। वहां ठंड बढ़ गई। राजस्थान के माउंट आबू में पारा शून्य से नीचे चला गया। यूपी, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा आदि राज्यों में भी ठिठुरन बढ़ गई है। आगामी दिनों में ठंड और बढ़ सकती है। अब खबर संक्षेप में। नागपुर में बारूद फैक्ट्री में विस्फोट से 3 महिलाओं समेत 9 लोगों की मौत। यहां सेना के लिए बनते थे हथियार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन किया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि यूरोप में इस्लामिक संस्कृति की कोई जगह नहीं। यूरोपीय सभ्यता और इस्लामिक संस्कृति की कई बातें बिल्कुल अलग। ये थी वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ। अगले सप्ताह की सुर्खियों के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।